देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से 33 सीटों पर सिमटने के बाद से मोदी और योगी के बीच रिश्ता पहले से और ज्यादा बिगड़ गया है। वाराणसी घाट की इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि मोदी और योगी में कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। मोदी और योगी में कुछ भी ठीक होने लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से इग्नोर करना कैमरे में कैद हो गया है। और या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी साफ साफ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी शाह को, दिल्ली को योगी नहीं चाहिए। दोस्तों, पहले ही आपको मैंने बताया था कि अगर मोदी चुनाव जीतते हैं, लोकसभा चुनाव में फिर से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से निपटाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बन तो गए, लेकिन चुनाव मोदी जी हार गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी 272 का आंकड़ा छू नहीं पाई और बीजेपी मोदी हार गए। और इन नतीजों में बड़ा योगदान यूपी का रहा। दोस्तों, इसके पीछे वजह क्या है? मोदी जी यूपी में वजह तलाश रहे हैं और इसीलिए वो वाराणसी पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही है कि इस हार की वजह मोदी जी खुद योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं। बीजेपी आला कमान ये शक जताए हैं कि बीजेपी के अंदर खाने से कोई सपा और कांग्रेस को मदद कर रहे थे उस समय चुनाव के दौरान। क्या मोदी जी योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? और फिर ये तस्वीर, इन तमाम तस्वीरों ने इतना तो साफ कर दिया कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच भूचाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के दम पर यूपी में जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही पार्टी यहां पर बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है। आखिर वे कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते भाजपा का उत्तर प्रदेश में इस बार बंटाधार हो गया? इस तरह से भाजपा बुरा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, बुरी तरीके से प्रदर्शन किया। वजह जो है, आला कमान जो है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आला कमान इसकी जिम्मेदारी खुद योगी के कंधे पर डालना चाहते हैं। उनके मुताबिक कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने से विश्वासघात किया है, किसी ने बगावत की है, जिसके चलते सपा कांग्रेस किस तरह से उत्तर प्रदेश में जीत हुई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद से पार्टी में इस बात पर मंथन जारी है। पार्टी के तमाम नेता अब हार के कारणों की पड़ताल करने में जुटे हुए हैं और ये बात बीजेपी में बहुत अच्छी है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो रोना नहीं रोती, वो देखती है कि किस वजह से हम हारे हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण उसकी सीटों की संख्या 2019 में 62 से घटकर 33 पर आ गई, जबकि उसका वोट प्रतिशत 49.98 यानी करीब करीब 50% से घटकर जो है 41.37% पर आ गया है। जिसके बाद पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है। इसमें कई सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार, जैसे होता है ना जब किसी क्रिमिनल पकड़े जाते हैं तो उससे सवाल जवाब किया जाता है, और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चेकलिस्ट बनाई है और किन किन पर उन्हें शक है उसका भी बताया जा रहा है कि लिस्ट बीजेपी आलाकमान के पास है, जिसके जरिए तमाम तरह के सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर यूपी में बगावत किसने करी, आखिर बीजेपी में मिर्जाफर कौन है। इसमें कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे उम्मीदवार जनता से कितने अच्छे से जुड़े हुए थे, अभियान पर संविधान और आरक्षण के मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या सरकार, केंद्र या फिर राज्य के फैसलों ने हार में भूमिका निभाई है। हार के कारणों का पता लगाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी उन कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है कि क्यों वो इतने सारे निर्वाचन क्षेत्र हार गई, क्यों वाराणसी में नरेंद्र मोदी महज 1.5 लाख मतों से चुनाव जीते हैं और वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज से सटे हुए हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। साथ ही उन सीटों पर भी गौर करेगी बीजेपी जो उसने और उसके सहयोगियों ने जीती है, जहां उसकी जीत का अंतर कम है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से जीत हासिल की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट जीते, लेकिन उनकी जीत का अंतर गिर गया है। बीजेपी की चेकलिस्ट में क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या सवाल जो है जांच पड़ताल में पूछे जा रहे हैं, वो एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे? क्या सरकार, केंद्र या राज्य के फैसलों ने नुकसान में भूमिका निभाई? रणनीति की विफलताएं क्या रही? उम्मीदवार जनता से कितने अच्छे से जुड़े हुए थे? पार्टी नेताओं का अपनी जाति और समुदाय के लोगों के बीच क्या आना जाना था? एक समुदाय के मतदाता पार्टी से दूर क्यों हो गए? हिंदू मतदाता जातिगत आधार पर क्यों बंट गए? प्रचार सामग्री का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया गया था? क्या संसाधन उपलब्ध थे? संगठन और प्रत्याशियों के बीच कैसा रहा संबंध? नेताओं की यात्राओं का अलग अलग समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि कुछ भी अगर गड़बड़ी इसमें पाया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं लिस्ट में डालने के लिए खुद नरेंद्र मोदी और शाह ने कहा है। कैसा रहा बूथ मैनेजमेंट? ये भी एक बड़ा सवाल है। विधानसभा क्षेत्र में वोट शेयर में क्या गिरावट आई, क्यों गिरावट आई और विपक्ष को कैसे फायदा हुआ, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी? जमीन पर विपक्षी उम्मीदवारों की गतिविधि क्या थी और उन्होंने अपने अभियान में किन संसाधनों का उपयोग किया? अभियान पर संविधान और आरक्षण के मुद्दों का क्या प्रभाव रहा? और जो सवाल इस चेकलिस्ट में जो मीडिया के हवाले से हम तक पहुंची है, उस चेकलिस्ट में उस सवाल को नहीं डाला गया जो सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसी ने सपा को और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को नुकसान करने के लिए कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया? वो विश्वासघात करने वाले कौन हैं? क्या वाकई बगावत जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया है? क्या कोई बीजेपी के अंदर सपा या कांग्रेस के एजेंट हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे कामकाज को पूरी तरीके से सपा और कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं? यानी जो शंकाएं कांग्रेस को लेकर के या बाकी विपक्षी दलों को लेकर के पहले कहीं ना कहीं उठाए जाते थे, वो सवाल अब बीजेपी खुद से पूछती हुई नजर आ रही है। और इन तस्वीरों ने इतना साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी समय हटाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी का जो भी मनमुटाव रहा वो और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरे पिक्चर को आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरे फ्रेम को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हार और मोदी जिस तरह से योगी को निपटाना चाहते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें वो भी बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देशनीति का साथ दीजिएगा, भरपूर प्यार करते रहिएगा, क्योंकि आजाद मीडिया के तौर पर देशनीति अभी तक आप तक हमेशा सच्ची खबरें पहुंचाया है और आगे भी ये कार्यक्रम, ये काम हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।